हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। पिछली क्लास में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन पढ़ा था। इसके बाद हमने अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म्स देखे थे ट्रांसपोर्टेशंस के। और इसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो हार्ट होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से डिज़ाइंड होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का वर्क एक ही था। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग जो मेटाबॉलिक कंपोनेंट होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कराना। तो अगर वो ह्यूमन में रिक्वायरमेंट है कि ट्रांसपोर्टेशन होना है, तो वो प्लांट का भी रिक्वायरमेंट है कि सारे ट्रांसपोर्टेशन होने लगा है। और ट्रांसपोर्टेशन होगा किसका? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स which are found as a raw material and second thing is transportation of synthesized food as we have seen, unlike humans which independently or directly or indirectly depend on plant for their food, but what about plants? They synthesize their own food by the mechanism of photosynthesis। और उस photosynthesis के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। और ये सिंथेसाइज होता कहाँ पर है? लीफ पे होता है। और लीफ का हमने डायग्राम बहुत बार एक्सप्लेन भी किया है, और मैकेनिज्म कैसे ये होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है पिछली क्लासेस में। आज हमें ये देखना है कि ये CO2, H2O एंड सनलाइट, ये रिक्वायरमेंट फ्लरिश कैसे हो रही है, अकम्प्लिश कैसे हो रही है प्लांट में। सनलाइट की अगर हम बात करें तो ये लीफ में हो रहा था, और लीफ में एक कंपोनेंट था क्लोरोफिल। इस सनलाइट को कौन ले रहा था? क्लोरोफिल ले रहा था। इस सनलाइट को क्लोरोफिल ले रहा था। CO2 इज अ गैस। ऑक्सीजन भी एक गैस है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है प्लांट को, और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है प्लांट को। तो ये दोनों गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट में? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा ओपन होता है और ये गैसियस डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और 9th की चैप्टर जो आपका अर्लियर क्लास है उसमें भी डिफ्यूजन के बारे में है, वो उसे आप लोग ध्यान से पढ़ना। ये डिफ्यूज़न, और इसमें आपको 2 डिफ्यूजन पढ़ना है, डिफ्यूजन ऑफ गैस एंड डिफ्यूजन ऑफ वाटर। अभी हम डिफ्यूजन की बात नहीं करेंगे, अभी बस हमें इतना जानना है कि जो स्टोमेटा होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेस, दैट इज O2 एंड CO2। एंड व्हाट आर द अदर गैसेस apart from this oxygen and carbon dioxide? That will be nitrates and nitrate of nitrogen. That will be nitrates and nitrites. ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्म से नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। क्यों? क्योंकि जिस फॉर्म में, जो इनिशियल फॉर्म नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो एज इट इज़ प्लांट उसको नहीं ले पाता है। क्यों नहीं ले पाता है? क्योंकि वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, या वो उसके जो सेलुलर कंपोनेंट होते हैं वो उसके लिए फेवरेबल नहीं होता है। तो इसलिए जो कुछ माइक्रो बैक्टीरिया हमारे सॉइल में होते हैं, हमारे एयर में होते हैं, जो उस नाइट्रोजन को, जो इनिशियल स्टेज में नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उस नाइट्रोजन को वो किसी और फॉर्म में चेंज करते हैं, और इट इज़ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो ये कौन करता है? स्टोमेटा। अब हम बात कर रहे हैं वाटर की। तो वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है? वाटर का एक अपना मैकेनिज्म है, और वो है रूट का। ये रूट है, रूट के ऐसे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। हायर क्लासेस में, दैट विल बी 11th एंड 12th, और इन द अदर हायर क्लासेस यू विल रीड अबाउट टाइप्स ऑफ diffusion or transportation, and what is that? Facilitated transportation, active transportation and passive transportation। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन वो ट्रांसपोर्टेशन होता है जहाँ पे ATP यानी एनर्जी का यूज़ हो रहा है। एक एनर्जी का यूज़ हो रहा है किसी भी आयन को, किसी भी मटेरियल को लेने में। कोई भी चीज़, जैसे मान लो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन सिर्फ प्रोटीन को पास करने देगा, बाकी सारे जितने भी कंपोनेंट है उसको पास नहीं करने देगा। तो जब
प्रोटीन यहाँ पर आएगा तो प्रोटीन ईजिली यहाँ पर पास हो जाएगा, बट अगर यहाँ वाटर आएगा तो ये वाटर पास नहीं हो पाएगा। तो ये सेलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन है और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग होता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, यहाँ बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, तो इसको किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ से यहाँ मूव करेगा, अपने आप ही मूव करेगा और तब तक मूव करेगा जब तक कि जितना प्रोटीन यहाँ पर है उतना ही प्रोटीन यहाँ पर ना हो जाए। बट एक्टिव में क्या होता है कि मान लो यहाँ पर सिर्फ 4 प्रोटीन है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन है और यहाँ पर हमें 10 मॉलिक्यूल चाहिए, लेकिन कंसंट्रेशन तो यहाँ ज़्यादा है। तो प्रोबेबली होना क्या चाहिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन है या जो भी मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, इधर से इधर को होना चाहिए था, बट प्रोटीन इधर से इधर जा रहा है। इसके लिए एक एटीपी की ज़रूरत होगी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या एक्टिव मूवमेंट। ये रूट्स भी यही काम करते हैं। ये जो सॉइल्स होते हैं ना, अमाउंट ऑफ मिनरल और रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मिनरल, विटामिन या अदर हार्मोन्स दैट इज प्रेजेंट इन द सॉइल इज लेस, द कंसंट्रेशन इज लेस दैन द रूट। सिंपल लैंग्वेज में जो रूट्स में जितने भी मिनरल होते हैं, जितने भी कंपोनेंट होते हैं एज अ रॉ मटेरियल, वो सॉइल के कंपैरिजन में रूट्स में ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? और इसके बाद भी ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक्टिवली सारे आयंस को लेते रहते हैं रूट्स। बट फिर यहाँ पे अब सॉइल में कम हो गया, जो मिनरल्स थे उनका कंपोजिशन कम हो गया, कंसंट्रेशन कम हो गया, फिर भी रूट्स क्या कर रहे हैं, एक्टिवली एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं सारे आयंस को लेने में, सारे आयंस ले रहे हैं। 9th में आपने ऑस्मोसिस से पढ़ा होगा। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि वाटर का कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होता है, वाटर कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से हायर टू लो मूव करता है, हायर टू लो। अब ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आयंस कम है, यहाँ पे मिनरल कम है, यहाँ पे आयन ज़्यादा है, मिनरल भी ज़्यादा है, तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आयन का कंसंट्रेशन लो है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। यहाँ पे आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर पैसिवली मूव करेगा, ऑस्मोटिकली मूव करेगा। वाटर कैसे मूव करेगा? ऑस्मोटिकली, ये रूट्स में मूव करेगा। तो ये हुआ मैकेनिज्म कि वाटर रूट्स में जा कैसे रहा है। ये तो बात हो गई हेयर्स की। अब ये रूट्स क्या करेगा? ऑस्मोटिकली ये रूट ऐसे ऐसे लेता रहेगा पानी, सारे ये रूट में ये वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब बात होती है स्टेम की। एक छोटा सा प्लांट है, चलो इसमें भी हम लोग ये मान लेते हैं कि एक ये मान लो एक सक्शन पंप है, एक सक्शन पाइप है और यहाँ से ये वाटर ऑस्मोटिकली मूव कर रहा है। बट व्हाट अबाउट द हायर प्लांट्स, जो बहुत बड़े प्लांट होते हैं, अबाउट 60 to 100 फीट लॉन्ग या इससे भी ज़्यादा, जो इतने लंबे लंबे होते हैं, जितने होते हैं, उनके लिए ये इनफ नहीं है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर इनफ नहीं होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टू द हायर लेवल। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ऐसे प्लांट्स में जो हमारा स्टेम होता है वो इसी तरह डिज़ाइन होता है। जैसे हमने अमीबा की बात की थी, अमीबा क्या करता था, वो सीडोपोडिया के थ्रू एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, वो सिंपली सेल्यूलर मूवमेंट करके सारे ट्रांसपोर्टेशन करता था। बट जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता गया, उनका ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होते गया, वैसे वैसे उनका ट्रांसपोर्टेशन मीडियम भी चेंज होने लगा। और ऐसे ऐसे देखा गया। फिश में हमने बात की थी 2 चैम्बर्ड हार्ट की, फिर हमने बात की थी रेप्टाइल्स की, एम्फीबिया की, जो 3 चैम्बर्ड हार्ट थे। फिर हम ह्यूमन, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, उनके पास क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ये क्यों है? क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट है, उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, उन्हें कॉम्प्लेक्स ऑर्गन चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे ही प्लांट में है। प्लांट में क्या है, रूट्स तो था, बहुत ही सिंपल था, हमारा रूट्स जो है वो बहुत ही सिंपल है। इसके पास कॉमन सा हेयर है, ऐसे छोटे छोटे रूट हेयर है, और ये ऑस्मोटिकली क्या कर रहे हैं, सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। वाटर अपने आप मूव हो रहा है, हेयर को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, इनको तो आयंस चाहिए, अपना आयन ले रहे हैं और वाटर खुद ही मूव कर जा रहा है। बट अगर हम ब्रांच की बात करें तो ब्रांच में हमारे एक टिश्यू होता है जिसे हम जाइलम कहते हैं। This tissue named as xylem is responsible for transporting all the mineral, all the raw material, all the vitamin or hormones from the soil to each and every top layer of the plant or tree. और ये जाइलम जहाँ तक पेड़ होगा, जहाँ तक हायर से हायर प्लांट होंगे, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो,
जितना हायर वो प्लांट होगा जाइलम वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। एक डिफरेंस क्या है इसमें कि जाइलम का मूवमेंट जो रहेगा वो यूनिडायरेक्शनल रहेगा, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होगा। ये जाइलम टिश्यूज के बीच में डिजाइन रहता है। ये जाइलम है और जब ये रूट्स हैं, रूट्स यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। रूट्स यहाँ पे जब तक रूट में था पानी तब तक वो ऑस्मोसिस के थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव कर रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पर आएगा ये जाइलम में एक सक्शन क्रिएट होगा। सक्शन क्रिएट होने का मतलब क्या, ये प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और उस प्रेशर क्रिएट होने की वजह से पानी अपने आप ऊपर जा रहा होगा। आगे की क्लास में हम लोग दो तरह का फोर्स ही पढ़ेंगे, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, वो भी यहाँ पे वर्क करेगा, लेकिन हमें अभी उस फोर्स के बारे में नहीं पढ़ना है। अभी बस हम ये कहेंगे कि यहाँ पे एक सक्शन, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है जो वाटर को पुल कर रहा है, और वाटर पुल तो कर रहा है, लेकिन एक मैंने और मैकेनिज्म बताया था जब रेस्पिरेशन की बात हो रही थी, वो था ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है कि वाटर जो होता है, लीफ जो होता है वो जब फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है या रेस्पिरेशन कर रहा होता है, उस वक्त वो एक्सेस वाटर, जो उनका एक्सेस वाटर होता है एज अ बाई प्रोडक्ट, वो उनको एक्सक्रीट करते हैं फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीफ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर जो है एक्सक्रीट हो रहा है और यहाँ पे वाटर एक्सक्रीट हो रहा है, और ये ट्रांसपीरेशन भी एक वर्क कर रहा है, एक मैकेनिज्म क्रिएट कर रहा है। किस लिए, ताकि यहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी होती रहे, और वाटर की डेफिशिएंसी जब यहाँ पर होती रहेगी तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लो होता रहेगा, और वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता रहेगा। तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन था, वहाँ लीफ के पास लो कंसंट्रेशन होगा। वाटर अपने आप एक सक्शन पुल के अलॉन्ग और एक ट्रांसपीरेशन की वजह से, ड्यू टू ट्रांसपीरेशन जब यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, यहाँ पर भी एक कह लो कि यहाँ पर भी एक सक्शन क्रिएट होता रहेगा। क्यों क्रिएट होता रहेगा, क्योंकि यहाँ से पानी बाहर जा रहा है, तो अब यहाँ पर भी तो पानी चाहिए, तो यहाँ वाला पानी इसकी जगह ले लेगा, यहाँ वाला ड्रॉपलेट इसकी जगह ले लेगा, और ऐसे ऐसे करके जाइलम के टिश्यू में ये वाटर ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। तो ये हमारा वो टिश्यू है जो हमारे सारे रॉ मटेरियल फ्रॉम द सॉइल टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट ले जाने को, ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और रॉ मटेरियल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, जाइलम होता है हमारा। और ये कैसे जाइलम वर्क करता है, ये इसकी बात थी। और अब हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब तक तो रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा था हमारे सारे प्लांट में, अब हम बात करते हैं सिंथेसाइज्ड फूड की। इसके लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल है और इसका मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल था। सेकेंड थिंग, पानी यहाँ पहुँच गया, ये एक ग्रीन प्लांट है, यहाँ वाटर पहुँच गया, सनलाइट यहाँ से आ रहा है, क्लोरोफिल है लीफ पर, और ये क्लोरोफिल सनलाइट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और बाकी जो गैसेस हैं वो स्टोमेटा से हो रहा है, स्टोमेटा से उसको लिया जा रहा है गैसेस को। अब यहाँ क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस से फूड बनेगा, लेकिन फूड तो लीफ में बना है और स्टोर भी वो लीफ में ही हो रहा है। अब यहाँ पर एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पर लीफ है ही नहीं, बट फूड तो इसी भी चाहिए। यहाँ पर ना क्लोरोफिल है ना स्टोमेटा है, और लीफ तो है ही नहीं, लीफ नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं है, स्टोमेटा नहीं है, लेकिन इसको फूड चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि बाकी सारे जितने भी प्रोसेस हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस हैं या ग्रोथ के प्रोसेस है, डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं, वो तो इसे कैरी करना है, तो इसके लिए इसको फूड की ज़रूरत है। अब ये फूड लाएगा कौन, वो काम करेगा फ्लोएम। वो काम हमारा कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। कैसे करेगा, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करके, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करके करेगा। क्या, जाइलम टिश्यू होता है, और जाइलम को अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरह के जाइलम और फ्लोएम का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका डायग्रामेटिक व्यू होता है। तो अभी हम उसकी बात ना करके सिर्फ ये देखेंगे कि जाइलम जो होता है उसके चारों तरफ फ्लोएम होता है। जब जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट कर चुका होता है लीफ में या सारे जो सिंथेसाइजिंग पार्ट्स होते हैं, तो
उसके बाद क्या होता है कि ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी स्टार्च या ग्लूकोज बना है लीफ में, वो उसको बल्की फॉर्म में कहाँ लेकर आएगा, इस ब्रांच के पास। क्यों लेकर आएगा? क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और जैसा कि हमने ह्यूमन्स में बात किया था, ह्यूमन्स में क्या होता है कि एक पाथ जो होता है, एक पैसेज जो होता है वो फिक्स्ड होता है कि ब्लड को यहाँ से घूमकर इधर जाना है, इधर से यहाँ घूमना है, यहाँ से ऐसे लौट के यहाँ पर आना है। ऐसा प्लांट्स में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्लांट्स में होता क्या है कि फ्लोएम फूड को या स्टार्च को या ग्लूकोज को वहीं पे स्टोर तो वो लीफ में ही है, लेकिन ट्रांसपोर्ट वो उसी पार्ट को करेगा जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, नहीं तो वो एज इट इज़ स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहेगा लीफ में। बट जैसे जैसे जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत पड़ेगी वो वहीं पर ही जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि उसे अब फूड बना लिया है तो उसे सब जगह जाना है, सब जगह नहीं जाना होगा। हाँ, अब रूट की अगर हम बात करें, जैसे मान लो यहाँ पर रूट है, ये ब्रांच था, ये रूट है, रूट को भी फूड की ज़रूरत होगी, रूट को भी फूड। और हाँ, जितनी भी कैरेट्स हो गए और या फिर कैरेट हो गए, रेडिश हो गए, तो ये सब क्या है, ये फूड स्टोरिंग प्लांट होते हैं। इनके फूड जो होते हैं वो रूट्स में ही स्टोर्ड रहता है। और ये लीफ है, ये कैरेट है या रेडिश मान लो, तो इसके लीफ में स्टोमेटा भी है, क्लोरोफिल भी है। तो क्या करेगा ये, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो कर रहा है, बट ग्रो किसको करना है, लीफ को ग्रो नहीं कर रहा है, फूड की ज़रूरत इसे है, तो वो फ्लोएम लेकर जाएगा। ये काम अपने आप नहीं होगा, इसे फ्लोएम लेकर जाएगा, इसके लिए फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है। और वो रूट में इसलिए लेकर आएगा क्योंकि फूड स्टोरिंग पार्ट है, ये ही फूड स्टोर करता है, ये फूड स्टोरिंग पार्ट है। तो ये मैकेनिज्म था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का। रॉ मटेरियल्स, मिनरल्स और बाकी जितने भी हार्मोन्स जो सॉइल्स में हैं आयंस के फॉर्म में, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसका मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बट फ्लोएम जो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल क्यों? क्योंकि ये लीफ में फूड यहाँ पर है, तो मान लो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ कोई लीफ ना हो, यहाँ पे सिर्फ एक स्टेम हो, इसे भी फूड की ज़रूरत है। तो अब ये यहाँ से फूड लेकर यहाँ पे जाएगा, या ब्रांच अगर यहाँ पर है तो वो यहाँ से फूड लेकर यहाँ आएगा। तो फ्लोएम का मूवमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी हो सकता है या बॉटम टू टॉप भी हो सकता है। इसलिए फ्लोएम का जो डायरेक्शन होता है या मूवमेंट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। एंड थर्ड थिंग इज कि प्लांट में जितने भी रॉ लीफ होते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है प्लांट में, वो प्लांट वो सिर्फ खुद ही शेड कर देता है। शेड क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पे जब फूड ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे मान लो ऐसे ये है, ये एक लीफ है, ये सूख गई है, ये सूख गई है। अब यहाँ का फूड क्या होगा, यहाँ का फूड ये फ्लोएम लेकर जाएगा न्यू लीफ के पास। ये छोटा सा लीफ है, न्यू लीफ, तो इसको बड़ा कराने के लिए ये बड़ा वाला लीफ ले जाएगा और ये लीफ शेड हो जाएगा। तो ये सारी बात थी जाइलम की और फ्लोएम की। जाइलम जो था वो रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा था और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। आपके बुक में इन बिटवीन चैप्टर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म पूछ रहे हैं। और मैकेनिज्म इन द सेंस व्हाट, अभी भी मैंने वाटर के बारे में बताया कि वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा था। वाटर या कोई भी आयंस या मिनरल हो, वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग। तो उनके क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि वो क्या मैकेनिज्म है या वो क्या रीज़न है जिससे फूड फ्लोएम में मूव कर रहा है। ये लीफ है तो फ्लोएम से ये फूड स्टेम में कैसे मूव कर रहा है, वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू मूव कर रहा था। बाकी सारे आयंस जो थे वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। तो फ्लोएम कैसे मूव कर रहा है, फ्लोएम ऐसे मूव कर रहा है, लीफ में सुक्रोज होगा, सुक्रोज इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, इट इज स्टोर्ड इन द लीफ। ये सुक्रोज क्या करेगा, एक्टिवली इस स्टेम में आ जाएगा, इस लीफ में एक्टिवली आएगा। एक्टिवली का क्या मतलब कि वो एटीपी कंज्यूम करेगा, एटीपी एब्जॉर्ब करके आएगा। ये सुक्रोज एटीपी एब्जॉर्ब करेगा और एक्टिवली स्टेम में आ जाएगा। अभी जब स्टेम में आ गया, स्टेम में था क्या, वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था? क्योंकि यहाँ पे जाइलम जो स्कैटर्ड है, जाइलम का टिश्यू,
ये पूरी जगह वाटर को ट्रांसपोर्ट करा रहा है और सारे लीफ जो हैं वो ट्रांसपायर कर रहे हैं, तो ट्रांसपायर कर रहे हैं तो यहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी हो रही है, वाटर यहाँ पे पैसिवली आ रहा है। अब जैसे ही सुक्रोज यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे सुक्रोज की कमी हो गई, सुक्रोज की कमी हो गई तो यहाँ पे अब वाटर ज़्यादा हो गया, सॉरी वाटर ज़्यादा नहीं, सुक्रोज की कमी हुई बट यहाँ पे जो वाटर है वो ट्रांसपायर कर रहा है, लेकिन जो रेट होगा इस सुक्रोज के मूवमेंट का और ट्रांसपायर का, तो इस ट्रांसपायर के मूवमेंट रेट जो होगा, ट्रांसपिरेशन का जो रेट होगा वो एज़ कम्पेयर टू द मूवमेंट ऑफ सुक्रोज ज़्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है तो वाटर जो है बहुत तेज़ी से मूव करने लगेगा। कहाँ पे? लीफ में। अब जब तेज़ी से ये वाटर मूव करने लगेगा और सुक्रोज क्या होगा, इधर को ट्रांसपोर्ट होगा। सिंपली ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है यहाँ पर भी, ये लीफ में ऑस्मोटिक प्रेशर ही लग रहा है, बस हो क्या रहा है कि यहाँ पर वाटर पैसिवली मूव हो रहा है, वाटर पैसिवली मूव हो रहा है। पैसिवली मूव क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है और जो फ्लोएम, जो ये सुक्रोज है यहाँ पर लीफ में, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है एटीपी एब्जॉर्ब करके। ये चीज़ हमेशा हर आंसर में आपको ये चीज़ मेंशन करना पड़ेगा कि फ्लोएम में जब भी सुक्रोज या फूड मटेरियल एंटर करता है, ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, तो वो एटीपी लेकर ही जाता है, वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है। ये बात थी ट्रांसपोर्टेशन की प्लांट्स में कि दो टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम इज स्मॉल फॉर द रॉ मटेरियल एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड मटेरियल। और ये क्वेश्चन आपके इन बिटवीन द चैप्टर दिया हुआ है और ट्रांसपोर्टेशन से हम 2-4 क्वेश्चंस और डील करते हैं जो इन बिटवीन द चैप्टर दिए हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन को डील करते हुए। और वो क्वेश्चंस ये हैं कि हमारे ह्यूमंस में या बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में जो हमारा हार्ट का डिज़ाइनिंग है 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, वो है क्यों? वो इसलिए है, सिंपल सा इसका रीज़न है, वो इसलिए है क्योंकि जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा वो उतना ही ईजिली, जैसे फ़िश है तो फिश मिक्सिंग ऑफ ब्लड अच्छे से टॉलरेट करेगा, कैन टॉलरेट। हम ह्यूमंस जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन cannot tolerate the mixing of blood. इसलिए इसमें 2 ही चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, हमारे हायर ऑर्गेनिज्म 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और ये टॉलरेट कर क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि ये सारे जो होते हैं फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, ऑल द एम्फीबिया, रेप्टाइल और आर्थ्रोपोडा, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं? जो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर चेंज करते हैं। अब ह्यूमंस क्या करते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चाहे जो रहे, लेकिन उनके बॉडी टेम्परेचर वो अपने अकॉर्डिंग उसको रेगुलेट कर लेते हैं, दैट विल बी 25 डिग्री सेल्सियस। वो इसी टेम्परेचर के अलॉन्ग ही जाते हैं, वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो, और इस टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हमें अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसको टॉलरेट नहीं कर सकती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को यूज़ करते हैं, इसलिए वो मिक्सिंग ऑफ ब्लड टॉलरेट नहीं कर सकती। और अनलाइक दिस फिशेस, ये क्या करते हैं, इन्हें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इन्हें पानी में रहना है और ये पानी के टेम्परेचर के अलॉन्ग अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। वो जैसे पानी का टेम्परेचर चेंज होगा वैसे इनका टेम्परेचर चेंज होगा, तो इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एनर्जी की, इसलिए ये थोड़ा बहुत मिक्सिंग ऑफ ब्लड को टॉलरेट कर लेंगे। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। एंड द लास्ट वन इज़ कि हायर ऑर्गेनिज्म प्लांट, अभी भी मैंने उसकी बात की थी प्लांट्स की, कि प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो छोटे ऑर्गेनिज्म में, छोटे प्लांट्स में कैसे होता है और हायर प्लांट्स में कैसे होता है। छोटे प्लांट्स में सिंपली कंसंट्रेशन के अलॉन्ग होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग होता है, अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू डिफ्यूजन
एंड ऑस्मोसिस। स्मॉल प्लांट में, हायर प्लांट में जाइलम फ्लोएम आर डिजाइन। ध्यान रहे कि सारे प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। जाइलम और फ्लोएम वही उसी प्लांट में होंगे जहाँ पर टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। जो जितने भी स्मॉलेस्ट प्लांट होते हैं आगे जाके आप पढ़ना, जितने जैसे ब्रायोफाइटा है, ये एक फाइलम है, ये एक प्लांट का फाइलम है, अलग अलग कैटेगरीज हैं प्लांट की। तो जो इनिशियल स्टेज में जो प्लांट्स अराइव हुए थे हमारे अर्थ पे, उनके पास वेस्कुलर सिस्टम नहीं था, टिश्यू सिस्टम नहीं था। तो जिन प्लांट में टिश्यू सिस्टम अराइव होना स्टार्ट हुआ है उन्हीं प्लांट में जाइलम और फ्लोएम मिलेगा। इसलिए जो बुक में क्वेश्चन दिया है कि स्मॉल प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, हायर प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो हमेशा ये चीज़ मेंशन करना है कि स्मॉल प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर काम करता है। हायर प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम होता है ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेट करने के लिए। आज की क्लास में हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम एक्सक्रीशन देखेंगे, एक्सक्रीशन ह्यूमंस में कैसे होता है और प्लांट्स में कैसे होता है। थैंक यू।